नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, और जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, और जिद ऐसी जो आपको कामयाब बना दे। दोस्तों, इसी जिद, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बात हो रही थी मौलिक अधिकारों की, तो अभी तक हम सारे मौलिक अधिकारों को पढ़ लिए हैं। ये लास्ट मौलिक अधिकार हमारा आर्टिकल नंबर 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सोचिए दोस्तों, अगर आपको मौलिक अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन उनका संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, तो ऐसे मौलिक अधिकार क्या है हमारे लिए? अर्थहीन है, तर्कहीन है, इनका कोई मतलब नहीं है, संज्ञा शून्य है। ठीक है, कहने का मतलब अगर अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन उनको लागू कराने के लिए कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, तो वैसे अधिकार क्या है? किसी काम के नहीं है फिर हमारे लिए, है ना। तो इसीलिए संविधान में ये बात कही गई है कि जो भी अगर मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका हनन हो रहा है तो सीधे हम दरवाजा खटखटा सकते हैं। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। खट खट खट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये भी उपबंध दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा हम उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट में भी अपना दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के तहत आर्टिकल नंबर 32 में और हाई कोर्ट के तहत आर्टिकल नंबर 226 के तहत हम किसी भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे स्वविवेक पर आधारित है कि हम कहाँ जाएं। जहाँ आपकी इच्छा हो, जहाँ आपको सुविधा हो, वहाँ चले जाइए। ठीक है, आपके अधिकारों को वहाँ पर रक्षा की जाएगी। तो संवैधानिक उपचारों की बात करी जा रही थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इससे बड़ा अधिकार तो हो ही नहीं सकता है जो हमारे मौलिक अधिकारों की ही रक्षा करे। ठीक है, तो ये अपने आप में ही क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का ही अधिकार है ये, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे अधिकार, ठीक है, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करे, ठीक है, उससे बड़ा अधिकार तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए B.R. अम्बेडकर साहब ने, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने कहा कि ये संविधान की क्या है? आत्मा है। सपोज अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो उस शरीर का कोई मतलब रह जाता है? नहीं रह जाता है दोस्तों। तो उसी तरह से अगर हम इस संविधान से मौलिक अधिकारों के उपचारों का अधिकार हम हटा दें अगर, तो वो क्या हो जाएगा? पूरा संविधान हमारा तर्कहीन, अर्थहीन हो जाएगा। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये संविधान की आत्मा है, ये संविधान की क्या है? संविधान का हृदय है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 को उन्होंने, बाबा साहब ने कहा कि ये आत्मा है और हृदय है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यहाँ पर। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32 है क्या आखिर में। आर्टिकल नंबर 32 में 4 उपबंध हैं। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक उपबंध को हम देखते हैं। पहला उपबंध कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का क्या दरवाजा खटखटा सकता है? खट खट खट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तुरंत उसके मौलिक अधिकारों की वहां पर क्या करी जाएगी? रक्षा की जाएगी। तो अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये तो रही बात पहले उपबंध की। दूसरा उपबंध कहता है हमारे यहां पर कि अगर जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, जब वो सुप्रीम कोर्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट की अब जिम्मेदारी बनती है कि आदेश निकाले, ठीक है, कुछ निर्देश दे, कुछ रिट जारी करे उसके आदेशों की रक्षा के लिए। ठीक है, तो यहां पर कुछ रिटें हैं। रिट जो जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। जारी हमारा हाई कोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, कौन कौन सी रिट है यहां पर? पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी वो वाली बंदी नहीं, अपनी बंदी वाली नहीं। बंदी मतलब जो कारावास में हो बंदी, ठीक है, जिसको किसी न किसी प्रकार से सजा दी जाती है, ठीक है, निरोध किया जाता है, वो वाला बंदी। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से, कैसे? अवैध रूप से बंद किया गया है, ठीक है, तो वहां पर ये रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। ठीक है, कि संबंधित व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, ठीक है, संबंधित न्यायालय के समीप या संबंधित न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, 24 घंटे के अंदर संबंधित न्यायालय में पेश किया जाए। अच्छा, बात है 24 घंटे की, तो इस 24 घंटे में जो यात्रा का समय है वो भी इंक्लूड रहेगा। सोचिए, जिसने अगर बंद किया है, ठीक है, अब वो बता दे कि रात भर हम तो यात्रा ही करते रह गए, यहाँ से वहाँ आने में, न्यायालय के पास जाने में। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है, उसके अंदर यात्रा का समय भी क्या है, इंक्लूडेड है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हुआ है अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंद किया गया है, ठीक है, निरोध किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में वह खुद या उसके बिहाफ पर कोई अन्य, है ना, इस रिट को जारी करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट से और उसको संबंधित न्यायालय के सामने पेश किया जा सकता है। तो ये तो रही बंदी प्रत्यक्षीकरण की। आप सोचिए मौलिक अधिकार कितना बड़ा अधिकार है हमारा मौलिक अधिकार। सोचिए हमें बंद कर दिया गया है, ठीक है, अब हम जब किसी अन्य की कैद में हैं तो सारे हमारे मौलिक अधिकार क्या रहेंगे, धरे धरे रह जाएंगे, है ना। तो उसने कहा नहीं, आप इसको पेश करिए तुरंत न्यायालय के सामने, जो भी होगा, जो भी निर्णय होगा वो कौन देगा, न्यायालय करेगा, ठीक है। तो ये तो रही बात हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण की। अगली रिट हमारी आती है नंबर 2, परमादेश। अगली रिट है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, ठीक है। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देता है किसके खिलाफ? अगर कोई लोक सेवक, लोक सेवक का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी, कोई भी लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। अगर कोई लोक सेवक जो है, ठीक है, सरकारी अधिकारी कोई है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो रिट जारी करता है कि भाई क्यों आप नहीं कर रहे हो अपने कर्तव्यों का निर्वहन, करिए, ठीक है, इसी काम के लिए आपको रखा गया हुआ है, ठीक है। उस कंडीशन में वो ये रिट जारी करती है। इस रिट की भी कुछ अपनी सीमाएं हैं। क्या क्या सीमाएं हैं आप देखते हैं। ये रिट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध, किसके, निजी व्यक्ति के विरुद्ध, या कोई गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, या देश का राष्ट्रपति है, राज्यों का या फिर राज्यपाल है, या हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, इनके विरुद्ध ये रिट जारी नहीं हो सकती है, ठीक है। बात आती सुप्रीम कोर्ट का भी जो मुख्य न्यायाधीश है, तो वो तो अब जारी वही कर रहा है, ठीक है, तो खुद के विरुद्ध तो कोई रिट ऐसी हो नहीं सकती, इसलिए उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं, वो अपने आप से वहाँ पर बाय डिफॉल्ट है। तो परमादेश का मतलब यही हुआ कि अगर कोई लोक सेवक है, ठीक है, जिस कुर्सी पे बैठा है ना, और उसकी मान मर्यादा नहीं रख रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है सही से, तो उस कंडीशन में वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देती है, ठीक है, कि चलिए अपना काम करिए, है ना, जिस काम के लिए आपको रखा गया है। तो रही बात, ये 2 रिटें हो गई। अगली रिट आती है हमारी प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होती है? प्रतिषेध देखते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है मनाही या प्रोहिबिशन, है ना। कैसी मनाही होती है? जो उच्च या वरिष्ठ न्यायालय होते हैं, वरिष्ठ न्यायालय, ठीक है, ये आदेश देते हैं अपने अधीनस्थ न्यायालयों को। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकारिता क्षेत्र से बाहर हटकर काम करते हैं, अधिकारिता क्षेत्र का मतलब होता है कि हमें जो अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, हमें उसी सीमा में काम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई न्यायालय ऐसा है, अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, ठीक है, वो अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर हट के काम कर रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में जो वरिष्ठ न्यायालय होते हैं उसको ये मनाही वाली रिट या प्रतिषेध वाली रिट जाहिर करती है कि आप अपनी अधिकारिता क्षेत्र में रहकर ही बात करिए, आप अपने अधिकारिता क्षेत्र में रहकर ही काम करिए। सोचिए कितना बड़ा मौलिक अधिकार हमारा ये है ना, ठीक, कि मान लो इससे क्या होगा कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। क्या? मनमानी नहीं कर पाएंगे। मनमानी करने से क्या करता है? ये मनाही करता है, ठीक है। तो प्रतिषेध ये रिट जारी होती है अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, ठीक है। और कौन जारी करता है? वरिष्ठ न्यायालय जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है, हाई कोर्ट जारी कर सकती है, ठीक है। ये तो बात रही प्रतिषेध की। अगली रिट आती है हमारी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होती है? उत्प्रेषण का मतलब होता है कि जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, ठीक है, इनके पास
जो भी लंबित मुकदमे होते होते हैं, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय के बाद जो भी लंबित मुकदमे होते हैं उनको वरिष्ठ न्यायालय अपने पास बुला लेती है, ठीक है, कहती है कि भाई जो भी तुम्हारे पास मुकदमे इतने दिन से आप लंबित रखे हो, ठीक है, तो आप अब हमको दे दीजिए, ठीक, हम देख लेंगे अपने हिसाब से। तो उस कंडीशन में क्या करती है वो, ये रिट जारी करती है, उत्प्रेषण, ठीक है। सोचिए ये भी कितना बड़ा मौलिक अधिकार है। जैसे कोई मान लीजिए आपसे संबंधित कोई मुकदमा हो, ठीक है, हो रहा हो, वहाँ पर पड़ा हो उसके पास, अधीनस्थ न्यायालयों के पास, अब उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लंबित पड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, आप रिट जारी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कि भाई हमारा जो मैटर था वो वहाँ पड़ा हुआ है अधीनस्थ न्यायालयों के पास, ठीक है, अब ना ही उस पर सुनवाई हो रही है, ना ही कोई इस पर कार्रवाई हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में प्लीज़ हमें न्याय दीजिए। तो उस कंडीशन में ये रिट जारी होती है उनके विरुद्ध, उत्प्रेषण। अगली रिट है हमारी अधिकार प्रक्षा। क्या है? अधिकार प्रक्षा। अगली रिट है हमारी अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा का मतलब होता है कि किस अधिकार से, किस अधिकार से पूछा जाता है किसी लोक सेवक से कि आप किस अधिकार से उस पद पर हैं। कहने का मतलब लोक पद पर दावे की वैधता की जाती है। लोक पद पर दावे की वैधता। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ दिक्कत है, तो उस कंडीशन में लोक पद पर जो भी व्यक्ति बैठा है उसके दावे की वैधता की जा सकती है कि आप किस अधिकार से, है ना, उस पद पर बैठे हैं, आप किस अधिकार से, है ना, अपने पद पर उस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अधिकार प्रक्षा रिट जारी की जाती है उसके विरुद्ध। ये तो रही बात हमारी रिटों की। आर्टिकल नंबर 32 में 32 का ये दूसरा उपबंध था कि रिट जारी करती है। तीसरा उपबंध क्या कहता है? तीसरा उपबंध कहता है कि जो संसद है खंड 2 में वर्णित शक्तियों को किसी भी न्यायालय को सौंप सकती है। किसी न्यायालय को सौंप, कैसे? खंड 2 में क्या पढ़ा हमने अभी? जितने भी रिट थी वो पढ़ी, ठीक है। तो संसद को ये शक्ति है कि जो भी कोई भी न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को के अलावा किसी भी न्यायालय को वो रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, दे सकती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 3 में वर्णित है, खंड 3 में वर्णित है 32 के। और 32 का 4, खंड 4 कहता है कि संविधान में वर्णित प्रावधान के अलावा, कहने का मतलब संविधान में वर्णित प्रावधानों के अलावा मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप, कोई कमी, कोई प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। कहने का मतलब जो भी चीज़ें संविधान में वर्णित हैं, ठीक है, उसके इतर, उसके अलावा हम चीज़ों को कम नहीं कर सकते। जैसे संविधान में वर्णित है कि आपातकाल के समय क्या होता है, हमारे मौलिक अधिकार कम हो जाते हैं, कुछ मौलिक अधिकार बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? संविधान में वर्णित है। तो कह रहा है कि संविधान में वर्णित प्रावधानों के अलावा किसी प्रकार से भी हम मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं? छीन नहीं सकते हैं, ठीक है। ये उपबंध दिया है आर्टिकल नंबर 32 में। चूंकि हमारे जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें आर्टिकल नंबर 32 आता है। और जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो वो होते हैं आर्टिकल नंबर, कहाँ से कहाँ तक हमने बताया था? आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। ये पढ़ा था ना हमने, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। तो हमने 32 तो पढ़ लिया, अब आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है देखेंगे। आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 33 कहता है कि जो सशस्त्र बल होते हैं, कौन होते हैं? सशस्त्र बल होते हैं या अर्धसैनिक बल,
या पुलिस या खुफिया एजेंसी। कहने का मतलब ऐसी सारी एजेंसियां जो देश की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं, देश की रक्षा में जुटी रहती हैं, चाहे वो आंतरिक रक्षा हो या देश की बाहरी रक्षा हो। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 33 कहता है कि इन एजेंसियों के जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, इन पर संसद युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। युक्ति युक्त, अभी इस वर्ड का मतलब समझते हैं। युक्ति युक्त, युक्ति युक्त का मतलब होता है कि जिस जगह पर चाहिए, ठीक है, जिस जगह पर चाहिए वहां पर उनके मौलिक अधिकारों को क्या सकता है, कुछ कमी कर सकता है। मौलिक अधिकारों में कुछ ना कुछ, किस कंडीशन में, अगर वो चीज राष्ट्र हित में हो। किसमें? राष्ट्र हित में हो, संविधान के संप्रभुता बनाए रखने के लिए हो या अनुशासन बनाने के लिए हो। ठीक है, बात आ रही है राष्ट्रहित की, संप्रभुता की, अनुशासन की। अगर ये कंडीशन आ रही हैं तो कहीं ना कहीं सशस्त्र बलों की, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस हैं, खुफिया एजेंसी है, इनके मौलिक अधिकारों में हम कमी कर सकते हैं या प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर हमारा क्या कहता है? 33। और ये प्रतिबंध कौन लगाएगा? हमारा संसद लगाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगले आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल नंबर 34 कहता है अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ है। क्या लगा है? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि सैन्य शासन। कौन? सैन्य शासन। मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य शासन। अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो उस क्षेत्र में भी संसद मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध लगा सकती है। ये आर्टिकल नंबर 34 कहता है। ठीक, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 35 की। आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल नंबर 35 कहता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी विधियां होंगी, मौलिक अधिकारों से संबंधित विधियां कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है, संसद बनाएगी। इसमें राज्य विधानमंडल जो होते हैं उनका कोई भी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। राज्य विधानमंडल इन विधियों को नहीं बना सकती है। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी विधियां होंगी कौन बनाएगा? संसद। संसद के पास ही उसकी शक्ति होती है। जैसे मान लीजिए आर्टिकल नंबर 16 था, ठीक है, कि लोक नियोजन में अवसर की समता। अब इस कंडीशन में लोक नियोजन में अवसर की समता में एक हमने देखा था कि निवास के आधार पर, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को विभेद नहीं किया जाता है ना। लेकिन संसद अगर चाहती है कि निवास के आधार पर किसी प्रकार का कुछ ऐसा अधिकार प्रदान किया जाए, है ना, जैसे हमने बताया था कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है ना, वहाँ पर हम प्रतिषेध लगा सकते हैं, तो वो प्रतिषेध कौन लगाएगा? संसद लगाएगी, ना कि उस राज्य के विधानमंडल। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी विधियां हैं वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ये कहता है आर्टिकल नंबर 35। तो ये तो बात रही हमारे मौलिक अधिकारों की। तो आज हमने कंप्लीट किया है मौलिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो जुड़े रहिए दोस्तों और एंजॉय करिए वीडियो को। और यकीन मानिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे एग्जाम के लिए आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, ये किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, सारे एग्जाम के लिए आपको ये लाभ करेगा। और मैंने एक एक चीज़ इसमें कवर करी हुई है, कुछ भी नहीं छोड़ा। लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस आर्टिकल के अंदर रेट पढ़ा देते हैं कि बंदे प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा। रेट खत्म, आर्टिकल नंबर 32 खत्म। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ चीज़ अंदर से आ गई तो आप तो वहाँ पर कर ही नहीं पाएंगे। तो वीडियो देखिए, एक एक इन्फॉर्मेशन लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं छूटा है, सब कुछ है, एवरीथिंग। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।